अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉविट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने पाकिस्तान पिनल कोड के चैप्टर 1 को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम जो है पाकिस्तान पिनल कोड के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि डील करता है जनरल एक्सप्लेनेशन से। जनरल एक्सप्लेनेशन मतलब ये एक डेफिनेशन का क्लॉज है कि इस पूरे कोड के अंदर जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स वगैरह आ रही होंगी उन सब को डिफ़ाइन किया गया इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन 6 से। सेक्शन 6 के मुताबिक डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। इससे मुराद ये है कि हमारे पास पिनल कोड के अंदर एक चैप्टर नंबर 4 है जो कि जनरल एक्सेप्शन से डील करता है। हम उनको दूसरे अल्फाज में जनरल डिफेंसेस भी कह सकते हैं, जो कि एक एक्यूज के पास, रॉन्ग डूअर के पास अवेलेबल होते हैं जब उसके ऊपर पिनल चार्जेस वगैरह लग सकते हैं, जिनमें अंडर एज होना आ गया, लॉफुल अथॉरिटी आ गया, या भी प्राइवेट डिफेंस आ गया, इन ऑफेंस कमिटेड इन गुड फेथ वगैरह आ गया। ऐसे बहुत से हमारे पास डिफेंसेस वहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि सेक्शन 76 से लेकर 106 तक चलते हैं। तकरीबन 30 सेक्शन जो हैं इस चीज़ से डील कर रहे होते हैं। तो जब भी किसी जवाबदार के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं तो उन डिफेंसेस को, उन क्रिमिनल जो जनरल एक्सेप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है कोर्ट से। तो इस सेक्शन के मुताबिक जहाँ पर भी कोई प्रोविज़न आएगा किसी ऑफेंस का या फिर कोई दूसरा सेक्शन वगैरह आ रहा होगा पिनल कोड का, तो उसको समझते वक्त, उसको इंटरप्रेट करते वक्त हमने इन जनरल एक्सेप्शंस को, जो कि हमारे पास चैप्टर 4 के अंदर जो है डिस्कस्ड हैं, उनको हमने जहन में रखते हुए इंटरप्रेट करना है उस पिनल प्रोविज़न को या फिर उस सेक्शन को या फिर उसकी कोई भी इलस्ट्रेशन वगैरह जो भी हमारे सामने आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेक्शन 302 आ जाता है। 302 के मुताबिक किसी बंदे ने अगर मर्डर किया है तो उसकी सज़ा 302 में डिस्कस है। अब क्या होता है कि एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 10 साल से कम है वो किसी बंदे का जाकर मर्डर कमिट कर देता है। अब 302 के अंदर ये बात तो नहीं लिखी कि अगर कम उम्र बच्चा जो है 10 साल से कम उम्र बच्चा कोई ये ऑफेंस करेगा तो उसको एग्जम्पशन हासिल होगी, नहीं, ये बात बिल्कुल भी वहाँ मेंशन नहीं है। लेकिन जब हम 302 को इंटरप्रेट कर रहे होंगे तब हमने ये भी देखना है कि क्या जो एक्यूज जिसको हम चार्ज कर रहे हैं वो किसी एक्सेप्शन के अंडर फॉल कर रहा है या फिर जो है वो कोई इनकाउंटर वगैरह तो नहीं था किसी लॉफुल अथॉरिटी के अंदर, तो इसको किल नहीं किया गया। इस तरीके से ये वाले जो एक्सेप्शंस हैं वो हमने उस टाइम पर उस ऑफेंस को इंटरप्रेट करते हुए जो है हमने जहन में रखने होंगे। इस सेक्शन के मुताबिक ये चीज़ हमें बताई गई है। एक और एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि रॉन्ग इम्प्रिजनमेंट जैसे हो गया। एक पुलिस ऑफिसर जाता है, किसी बंदे को गिरफ्तार करके ले आता है, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर ने बंदे को गिरफ्तार किया, ये लॉफुल अथॉरिटी के तहत किया गया, तो एक किस्म की ये एक्सेप्शन वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को मिल जाएगी क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड था उस बंदे को गिरफ्तार करने का, उसके पास लॉफुल अथॉरिटी थी, लॉफुल ऑर्डर्स थे। तो ऐसी सूरत में जो पुलिस ऑफिसर होगा उसके ऊपर आप चार्जेस नहीं लगा सकते। तो जब उस डेफिनेशन को, उस पिनल प्रोविज़न को हम इंटरप्रेट कर रहे होंगे तो ये एक्सेप्शन जो है हमने जहन में रखनी होती है। यही चीज़ हमें सेक्शन 6 बता रहा है। सेक्शन 7 हमें कहता है कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, मतलब कि इस पिनल कोड के अंदर जहाँ पर भी किसी एक्सप्रेशन को, किसी भी टर्म वगैरह को जो है एक मरतबा एक्सप्लेन कर दिया गया, डिफ़ाइन कर दिया गया है, तो एक मरतबा जहाँ पर भी डिफ़ाइन कर दिया गया है उसको, वो टर्म, वो जो फ्रेज हमारे पास होगा वो कहीं भी अक्कर हो रहा होगा पूरे कोड के अंदर, हम उसको इन कन्फर्मिटी विद दैट एक्सप्लेनेशन जो है लेंगे। तो जहाँ जहाँ भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फ्रॉडुलेंटली एक एक्सप्रेशन है उसको डिफ़ाइन कर दिया गया है इस चैप्टर के अंदर, तो जहाँ पर भी टर्म फ्रॉडुलेंटली आएगा हम उसको इसी एक्सप्लेनेशन के मुताबिक, इसी जो इलेबोरेशन के मुताबिक वहाँ पर इंटरप्रेट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जज की डेफिनेशन जो है इस चैप्टर के अंदर डिफ़ाइन की गई है, तो जज वर्ड कहीं भी पूरे कोड के अंदर आ रहा होगा, हमने जो है उसको इन कन्फर्मिटी विद दैट एक्सप्लेनेशन जो है हम उसको कंसिडर कर रहे होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक सेक्शन। सेक्शन 8 के मुताबिक जेंडर को डिफ़ाइन किया गया है। जेंडर से मुराद क्या है? जिन्स। तो इस सेक्शन के मुताबिक इस पूरे कोड में कहीं पर भी अगर ही का वर्ड आ रहा है, प्लूरल ही आ रहा है, तो ही का मतलब सिर्फ ही नहीं होगा बल्कि ही में शी भी इंक्लूड होगा। या अगर फिर शी का वर्ड आ रहा है तो शी का मतलब सिर्फ शी नहीं होगा बल्कि शी में
ही भी इंक्लूड हो रहा होगा, क्योंकि अक्सर सेक्शंस में क्या होता है कि सिंगुलर पर्सन को सिग्निफाई कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ही मेंशन्ड है, तो इसका मतलब कतन ये नहीं होगा कि वो स्पेसिफिक जो प्रोविजन होगा वो सिर्फ ही के ऊपर, मेल के ऊपर अप्लाई होगा, नहीं, बल्कि वहाँ पर अगर कोई फीमेल भी ऑफेंस कर देती है तो उसको भी हम चार्ज कर सकते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल वाइस वर्सा होगा, अगर किसी स्पेसिफिक प्रोविजन के अंदर शी का वर्ड डिस्कस है, प्रोनाउन डिस्कस है, तो उसका मतलब कतन ये नहीं होगा कि वो वाला जो सेक्शन होगा वो किसी मेल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं, बल्कि इस शी वर्ड के अंदर जो है ही का प्रोनाउन भी हम इंक्लूड समझेंगे। सेक्शन 8 हमें ये चीज़ बता रहा है। सेक्शन 9 जो है वो नंबर को डील करता है। नंबर से जैसे कैसे मुराद है कि इसके मुताबिक जहाँ पर भी वर्ड नंबर एक सिंगुलर आ रहा होगा तो उसमें हम प्लूरल को भी इंक्लूड करेंगे, और जहाँ पर भी वर्ड हमारे पास प्लूरल आ रहा होगा, कोई भी फिगर वगैरह, तो उसमें हम सिंगुलर फिगर को भी इंक्लूड करेंगे, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर जो है स्पेसिफिकली वहाँ पर कोई एक्सक्लूजन ना दी गई हो उस प्रोविज़न में, तो जहाँ पर भी सिंगुलर वर्ड आ रहा होगा उसमें हम प्लूरल जो फिगर होगी उसको भी कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास कोई प्लूरल जो है वो फिगर आ रही होगी उसको हम सिंगुलर फिगर को भी कंसिडर कर सकते हैं। सेक्शन 10 जो है हमें डिफाइन करता है मैन एंड वुमेन। इसके मुताबिक मैन का मतलब है कि किसी भी उम्र का मेल, ठीक है, और वुमेन का मतलब है किसी भी उम्र की फीमेल। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक अगर 6 साल का बच्चा है तो वो मैन की डेफिनेशन के अंदर आएगा, अगर एक 6 साल की लड़की है तो वो वुमेन की डेफिनेशन के अंदर आएगी। तो इसमें मतलब एज की कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है इस टर्म के रिलेटेड। ये हमें सेक्शन 10 बता रहा है। सेक्शन 11 हमारे पास डिफाइन कर रहा है पर्सन टर्म को। अगर तो आपने जूरिस्प्रूडेंस अच्छे से पढ़ी है तो आप इस टर्म से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। अगर नहीं पढ़ी तो आप हमारी इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की वीडियो में पर्सन इन जूरिस्प्रूडेंस के नाम से एक वीडियो है, उसको देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। दरअसल यहाँ पर पर्सन से मुराद सिर्फ जब हम लॉ की बात कर रहे थे, पर्सन का मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान नहीं होता, बल्कि उसके अलावा पर्सन कोई भी क्रिएशन होती है लॉ की। पर्सन दरअसल 2 काइंड्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन में सारे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, और लीगल पर्सन में वो वाली बॉडीज़ आ जाती हैं जिनको लॉ एज अ ह्यूमन बीइंग जो है रिकग्नाइज कर रहा होता है, कि लॉ ये रिकग्नाइज करता है कि उनकी कुछ राइट्स होती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, जिनकी वजह से उन्हें एज अ ह्यूमन बीइंग जो है उनको स्टेटस दे दिया जाता है। तो इसके मुताबिक पर्सन की डेफिनेशन में हमारे पास इंडिविजुअल्स आ जाते हैं। इंडिविजुअल्स के साथ साथ हमारे पास इसमें आ जाएंगी, क्या नाम है, आपकी बॉडी ऑफ पीपल भी आ सकते हैं। वो इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकते हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड भी हो सकते हैं, जैसे कि एसोसिएशंस वगैरह होगी अनरजिस्टर्ड आपकी, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अलावा आपकी जो कंपनी हो गई, ये भी एक लीगल पर्सनैलिटी होती है अंडर लॉ। और इसके अलावा एसोसिएशंस हो गई आपकी, मतलब हर वो चीज़ जो कि जिसको कि लॉ एज अ पर्सन रिकग्नाइज करता है, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। इसमें कोई फर्म भी हो सकती है, कोई यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, कोई बैंक भी हो सकती है, कोई स्कूल भी हो सकता है, कोई मस्जिद भी हो सकती है, कोई टेंपल भी हो सकता है। मतलब सारी जो भी लीगल बॉडीज़ आ जाती हैं या कोई नेचुरल पर्सन आ जाते हैं, वो सारे पर्सन की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होंगे। सेक्शन 12 के मुताबिक ये डील करता है पब्लिक को। पब्लिक टर्म रेफर करता है किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी स्पेसिफिक जो है उसको, मतलब ये टर्म जो है जनरली सब लोगों के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। अगर मैं यहाँ पर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो पब्लिक एट लार्ज भी इसको लिखा जा सकता है। मतलब जब लोगों की एक बड़ी तादाद को, बड़े मजमे को रेफ़र करना हो, तब हम जो है पब्लिक जो है वर्ड यूज़ करते हैं कि जनरल कम्युनिटी जो आपकी होती है, किसी वो स्पेसिफिक एरिया में रह रही हो, किसी स्पेसिफिक टेरिटरी में रह रही हो, उसको सिग्निफाई करने के लिए एक बड़ी तादाद में लोगों को ये टर्म पब्लिक इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है सर्वेंट ऑफ स्टेट। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर किसी भी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर किसी भी बंदे को अगर एम्प्लॉय किया जाता है तो उसको हम सर्वेंट ऑफ स्टेट की डेफिनेशन के अंदर लेंगे। ये बहुत एक जनरल टर्म है, इसमें काफ़ी सारी बॉडीज़ आ जाती हैं, आपकी गवर्नमेंट की सारी फंक्शनरीज आ जाते हैं, एग्जेक्टिव्स आ जाते हैं, आपके जो लेजिस्लेचर्स आ जाते हैं, इसमें आपकी जो एग्जेक्टिव्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं, और दूसरी जो बॉडीज़ वगैरह जो कि अंडर लॉ क्रिएट होती हैं, वो भले फेडरल गवर्नमेंट के अंदर क्रिएट हो या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर क्रिएट हो, उसको हम एज अ सर्वेंट ऑफ स्टेट कंसिडर करेंगे।
सेक्शन 17 डिफाइन करता है गवर्नमेंट टर्म को। जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट एक लीगल क्रिएशन है, इसका कोई एक्चुअल में वजूद नहीं होता। तो गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस वगैरह चल रहे होते हैं वो इंडिविजुअल्स ही चला रहे होते हैं, या तो एक अथोराइज बंदा होता है या फिर 2 से ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो है फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक गवर्नमेंट में हर वो बंदा एक पर्सन भी हो सकता है और पर्सन्स भी हो सकते हैं। एक शख्स या एक से ज़्यादा अशखास जो है जिनको अथोराइज किया जाए गवर्नमेंट के किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको हम गवर्नमेंट तस्लीम करेंगे। मतलब उसको ये समझा जाएगा कैसे वो गवर्नमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, अब उनके ऊपर ये फंक्शंस हैं कि वो हेड ऑफ स्टेट हैं हमारे और हेड ऑफ एग्जेक्टिव हैं, तो इस हिसाब से वो एक अथोराइज पर्सन है और उनको हम गवर्नमेंट कह सकते हैं। या फिर कोई आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ जाता है, वो एक अथोराइज पर्सन है जो कि गवर्नमेंट के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, तो वो भी गवर्नमेंट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है एक अथोराइज पर्सन है, वो भी इस डेफिनेशन में आ जाएंगे। अगर आप पर्सनस की बात करना चाहें तो पूरा एक जो डिपार्टमेंट होता है उसको भी आप, जो कि गवर्नमेंट के फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उसको भी हम गवर्नमेंट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सेक्शन 19 हमें डिफाइन करता है जज को, कि जज कौन होता है। इस सेक्शन के मुताबिक जज एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास अंडर द लॉ ये पावर्स होती हैं कि वो लीगल या फिर कोई भी लीगल, सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाने के बाद एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है, या फिर अगर जो उसने जजमेंट दी है उसको अपील ना किया जाए तो वो डेफिनेटिव जजमेंट जो है मतलब फाइनल जजमेंट तस्लीम की जाएगी, या फिर अगर उसको अपील करने के बाद जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो कंफर्म भी कर देती है तो फिर उस जजमेंट को फाइनल या डेफिनेटिव जजमेंट जो है करार दिया जा सकता है। तो ऐसा कोई भी पर्सन होगा उसको हम जज कहते हैं। जज एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या एज अ बॉडी ऑफ जो है 2 या 2 से ज़्यादा लोग भी जो है फंक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं एक साथ मिलकर, तो उनको भी हम जो है जज कह सकते हैं। मतलब ऐसा कोई बंदा जो कि एम्पावर्ड हो जजमेंट देने का, कोई भी फैसला देने का, उसको हम जज कहते हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसमें डिफाइन ऐसे किया गया कि हर जो भी जज हमारे पास होगा, एक जज या एक से ज़्यादा जजेस होंगे, बॉडी ऑफ जजेस, वो जब जुडिशली एक्ट कर रहे होंगे तो उसको हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। अब जुडिशली एक्ट का मतलब क्या है कि फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि किसी जो है बंदे के राइट्स को अफेक्ट करना या फिर किसी बंदे के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन वगैरह इम्पोज कर देना, उसको हम जुडिशल एक्ट कहते हैं। तो जब भी एक जज या बॉडी ऑफ जजेस जो है वो जुडिशली एक्ट करते हैं तो उस टाइम पर उनके जो फंक्शंस होते हैं, उस टाइम पर उनकी जो पोजीशन होती है, उसको हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिडर करते हैं। सेक्शन 21 हमें डिफाइन कर रहा है टर्म पब्लिक सर्वेंट को। तो पब्लिक सर्वेंट के लिए यहाँ पर कुछ 9 या 10 जो है इन्होंने पोजीशन डिफाइन कर दी हैं इस कोड के अंदर, जिसमें हमारे आर्म फोर्सेस आ जाती हैं। आर्म फोर्सेस में आपकी मिलिट्री आ जाती है, एयरफोर्स आ जाती है और नेवी जो भी नेवल फोर्सेस होती हैं। जजेस आपके आ जाते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस और उसका सारा स्टाफ आ जाता है। ज्यूरी मैन आ जाते हैं जो कि आपके, जिनको पंचायत के लोग भी आप कह सकते हैं। आर्बिट्रेटर्स आ जाते हैं जिनके पास कोर्ट्स जो हैं वो मैटर रेफ़र करती हैं या और इनके डिसीजन जो है बाइंडिंग होते हैं। और इलेक्शन ऑफिसर्स इसमें हमारे पास आ जाते हैं जो कि जिनके पास ये फंक्शंस होते हैं कि वो इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट करते हैं। और इसके अलावा दूसरी जो है ऑफिसेज यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो इन जो स्पेसिफिकली जो ये सारे पोजीशन मेंशन की गई हैं, इन सब को जो है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। इस सेक्शन के अंदर फिर हमें 3 किस्म की एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। पहली एक्सप्लेनेशन के मुताबिक जो है एक जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी डेफिनेशन के अंदर कोई भी बंदा आएगा जो कि इन स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर अपॉइंट किया गया है, भले वो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ किया हो उसको या ना किया हो। इससे मुराद ये है कि अगर कुछ ऐसे होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कुछ जॉब्स वगैरह दी जाती हैं जो कि परमानेंट नहीं होती, लेकिन जो है उन्हें फील्ड वर्क जो है किसी टाइम के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए उन्हें जो है वो हायर कर लिया जाता है एज एन एड हॉक। तो उनको जो है ये सिक्योर कर रहा है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो इन स्पेसिफिक पोजीशन में किसी एक को होल्ड कर रहा हो, लेकिन वो ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट ना हो, उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर लेकर आ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के मुताबिक कोई भी बंदा जो कि इन स्पेसिफिक पोजीशन में से किसी को ऑक्यूपाई कर रहा है, भले वो किसी लीगल डिफेक्ट के अंदर क्यों ना हो, लेकिन उस पोजीशन को लेकिन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। एक्सप्लेनेशन 3 के मुताबिक जो टर्म इलेक्शन यहाँ पर यूज़ किया गया है
उससे मुराद कोई लेजिस्लेटिव इलेक्शन भी हो सकता है, नेशनल असेंबली का, प्रोविंशियल असेंबली का, कोई म्यूनसिपल इलेक्शन भी हो सकता है, या फिर किसी दूसरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का इलेक्शन भी हो सकता है, जो कि एक स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब फॉर्म में जो है कंडक्ट किया जाता है। सेक्शन 22 हमें डिफाइन करा है मूवेबल प्रॉपर्टी को। इस सेक्शन के मुताबिक मूवेबल प्रॉपर्टी में हर किस्म की किसी भी डिस्क्रिप्शन की जो है कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी। कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि टेंजिबली एग्जिस्ट कर रही हो, रियल में एग्जिस्ट कर रही हो, जिसको हम अपने सेंसेस इस्तेमाल करते हुए परसीव कर सकें उनकी एग्जिस्टेंस को, तो ऐसी किस्म की प्रॉपर्टी को हम कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हर डिस्क्रिप्शन की कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, एक्सेप्ट उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्शंस कुछ दी हैं जिनमें लैंड आ जाता है और थिंग्स अटैच टू लैंड। तो एक्सेप्शन में हमारे पास एक हो गया लैंड की, ज़मीन के अलावा जो कि इमूवेबल आ जाती है हमारे पास, या फिर कुछ ऐसी अशिया होती हैं जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि आपके पास बिल्डिंग्स वगैरह हो जाती हैं, या फिर कुछ ऐसी अशिया भी हो सकती हैं जो कि किसी ऐसी चीज़ से जुड़ी हैं जो कि परमानेंटली ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, मतलब उनका लिंक किसी भी तरीके से परमानेंट तौर से ज़मीन से नहीं होना चाहिए, जो कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह उनकी मूव करने की सलाहियत को रोक रहा है। तो ऐसी किस्म की प्रॉपर्टीज़ को जो है यहाँ पर एक्सेप्ट करके जो है बाकी जो भी कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी होगी उसको मूवेबल प्रॉपर्टी के ज़ुमरे के अंदर हम तस्लीम करेंगे। अब इसके अंदर आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ वगैरह आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, और एक बहुत ही एक ब्रॉड टर्म हो जाती है जिसमें गुड्स वगैरह एनी काइंड, और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस आपके आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती हैं। फिर सेक्शन 23 के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस है, फिर लास्ट में हमारे पास है गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली। रॉन्गफुल गेन का मतलब ये होता है कि अनलॉफुल मीन्स के ज़रिए, मतलब गैर कानूनी तरीके से आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं जिसके ऊपर आपका लीगल टाइटल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका कोई प्लॉट वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर कोई घर है। फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ, 4 बंदे साथ लेकर जाता हूँ और जाकर उसे उसके घर से निकाल के बाहर फेंक देता हूँ और उसकी प्रॉपर्टी को मैं ऑक्यूपाई कर लेता हूँ। तो ये जो मैंने एक्ट किया है, उस प्रॉपर्टी को जो मैंने एक्वायर किया है वो एक तो अनलॉफुल तरीके से किया है, दूसरा वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर मेरा लीगल टाइटल नहीं है। तो इस किस्म के गेन को जो है हम रॉन्गफुल गेन कह सकते हैं। अब रॉन्गफुल लॉस क्या होगा, मैंने जिस बंदे को डिस्पोजेस किया है उसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर लीगल राइट था, वो उस चीज़ का ऑनर था, एब्सोल्यूट ऑनर था, लेजिटिमेट ऑनर था। मैंने उसको अनलॉफुल तरीके से जो है उस प्रॉपर्टी से जो है डिस्पोजेस कर दिया। अगर उस बंदे के एस्पेक्ट से मैं देखूं तो उसे रॉन्गफुल लॉस हुआ है। मुझे अगर रॉन्गफुल गेन हुआ है तो उस बंदे को रॉन्गफुल लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे गैर कानूनी तरीके से किसी ऐसी प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड कर दिया गया जिसके ऊपर उसका लीगल राइट एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए ये क्या होगा, रॉन्गफुल लॉस होगा। थर्ड टर्म को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया इस सेक्शन में कि अगर एक बंदा जो है वो किसी ऐसी प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहा है जिसके ऊपर उसका लीगल टाइटल नहीं है, तो वो भी एक गेनिंग रॉन्गफुली की डेफिनेशन में आ जाएगा। और अगर एक बंदा जो है किसी अनलॉफुल तरीके से प्रॉपर्टी को अक्वायर कर रहा है जिसके ऊपर उसका लीगल राइट नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी वो गेनिंग रॉन्गफुली की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब ऐसे भी हो सकता है कि हम जो है मैं प्रॉपर्टी को अक्वायर तो कर रहा हूँ लेकिन लीगल तरीके से, लेकिन उस प्रॉपर्टी को जो मैं रिटेन कर रहा हूँ वो मैं इलीगल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उसके ऊपर कोई राइट नहीं है। तो इस तरीके से भी इस डेफिनेशन के अंदर मैं फॉल कर सकता हूँ। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मैं जो अक्वायर कर रहा हूँ प्रॉपर्टी को वो लीगल तरीके से कर रहा हूँ लेकिन उसके ऊपर मेरा लीगल राइट है, तो ऐसी सूरत में भी ये गेनिंग रॉन्गफुली की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। लॉसिंग रॉन्गफुली में ये होगा कि किसी बंदे को उसकी प्रॉपर्टी से आउट रखना, उसको एक्सक्लूड कर देना, जैसे कि हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था, उसको डिस्पोजेस कर देना, या फिर किसी दूसरे तरीके से उसको जो है रॉन्गफुल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से उसे उसकी प्रॉपर्टी के जो राइट्स वगैरह हैं उसे डिप्राइव कर देना, उसको हम लॉसिंग रॉन्गफुली की डेफिनेशन के अंदर लेकर आएंगे। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अनलॉफुल लाजमी वर्ड यहाँ पर यूज़ होना चाहिए। अनलॉफुल से मुराद वो वाला एक्ट है जो कि लॉ प्रोहिबिट करता है, इलीगल उसको करार देता है। तो किसी भी ऐसे ज़राए से, किसी भी ऐसे मेथड से जो कि लॉ उनको अनलॉफुल इलीगल करार देता है, आप उनको एक्सरसाइज करते हुए किसी प्रॉपर्टी को गेन कर रहे हैं या फिर आपको किसी प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगी। सेक्शन 24 में हमें डिसऑनेस्टली टर्म को डिफाइन किया गया है। डिसऑनेस्टली से मुराद यहाँ पर यह है कि अगर कोई शख्स
एक ऐसी इंटेंशन के साथ, ऐसी नीयत के साथ कि अगले बंदे को, किसी दूसरे बंदे को जो है रॉन्गफुल लॉस जो है वो सफ़र करवाए, या फिर ख़ुद कोई जो है कोई रॉन्गफुल गेन जो है वो अक्वायर कर ले, या फिर किसी दूसरे बंदे को रॉन्गफुल गेन जो है वो अक्वायर करके दे दे। तो ऐसी सूरतों में जो है उसके एक्ट को जो है हम डिसऑनेस्ट एक्ट जो है कह सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट्स का मतलब प्रेजेंट होना लाजमी होता है। पहला तो इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन टू रॉन्गफुल गेन भी हो सकता है, इंटेंशन टू रॉन्गफुल लॉस भी हो सकता है। दूसरा, वो जो मीन्स एक्सरसाइज करता है वो अनलॉफुल मीन्स होने चाहिए। अनलॉफुल मीन्स मतलब वो वाले तरीके इस्तेमाल करता है जो कि लॉ ने इलीगल करार दिए हैं, जिनसे लॉ मना करता है। तीसरी चीज़ जो है, उस इंटेंशन और अनलॉफुल ज़राए को इस्तेमाल करते हुए वो क्या करता है, किसी ऐसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है जिसके ऊपर उसका कोई टाइटल वगैरह नहीं है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स अगर हमारे अवेलेबल हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये डेफिनेशन आ जाएगी डिसऑनेस्टली। सेक्शन 25 के अंदर फ्रॉडुलेंटली टर्म को डिफ़ाइन किया गया है। अगर सिंपल टर्म्स के फ्रॉड को हम डिफ़ाइन करें तो इसका मतलब यही होता है कि किसी सच को छुपाना इस नीयत से कि अगला बंदा आपका यकीन करे, आपके ऊपर रिलाय करे और उसके नतीजे में उसे जो है कोई भी इंजरी वगैरह सफ़र हो, इस चीज़ को हम फ्रॉड कहते हैं। लेकिन सेक्शन जो 25 के मुताबिक कोई भी ऐसा काम जो कि विद इंटेंट टू डिफ्रॉड किया जाए, मतलब यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट इन्होंने दे दिया, इंटेंट टू डिफ्रॉड। कोई भी ऐसा काम अगर एक शख्स करता है जिसमें उसकी इंटेंशन ये होती है कि वो डिफ्रॉड करे, ठीक है, मतलब फ्रॉड कमिट करे, तो उसको हम फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन के अंदर ले आएंगे। अब डिफ्रॉड के फर्दर 2 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें एक ये होता है कि डिसीट, धोखा देना किसी को, एंड सेकंड एलिमेंट इसमें होता है कि इंजरी। इंजरी आपकी मटेरियल भी हो सकती है, मतलब आपको कोई इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी भी को भी लॉस हो सकता है आपकी, और इंजरी के अंदर आपके किसी लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट भी हो सकती है। तो लाजमी नहीं होता कि आपको कोई मटेरियल लॉस हो तभी आप इंजर होते हैं, नहीं, आपको अगर मेंटली तौर पर आपका या फिर कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज वगैरह हो जाता है, जिससे कि रेपुटेशन होगी आपका, तो ऐसी सूरतों में भी आप इंजरी की डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कि विद इंटेंट टू डिफ्रॉड दूसरे बंदे को किया जाए, मतलब जिसमें नीयत ये हो उस बंदे की कि अगले बंदे को धोखा देना है और धोखे के नतीजे में उसे इंजरी सफ़र होनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में हर वो काम फ्रॉडुलेंट एक्ट कहलाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर 2 के सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 25 में जो डेफिनेशन इंक्लूडेड हैं उनको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।